नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, यानी मात्रात्मक विश्लेषण की। जिस तरीके से हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, उसी तरह हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, जहां हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग विधियां दिखेगी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। होता क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण होता क्या है? हमें किसी पदार्थ की यानी सब्सटेंस की हमें मात्रा यानी अमाउंट निकालना और उसे परसेंटेज की फॉर्म में व्यक्त करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सुनिएगा गाइस, जो सबसे पहले मेथड आता है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो उसका मैं क्या करूंगा गाइस? कंबशन करूंगा कॉपर सेकंड ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसका कंबशन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या मिलेगी गाइस? मेरे को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस मेथड में यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करना है? आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को देखिएगा। आपको दिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हीटअप किया गया है, हीटअप करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब आपने देखा एनसीईआरटी में ये डायग्राम मेंशन है, मैं इसको सिंपल फॉर्म में बताता हूं कि यहां पर फर्स्ट में जो एक यू ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर भरा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या भरा है गाइस? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और यहां पर है एनहाइड्रस KOH। ठीक है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और निर्जल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां से आई CO2 और वाटर वेपर। जब ये यहां से गुजरेगा तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। ठीक है, और जब ये यहां से गुजरेगी, अब आगे जाएगी कौन? CO2। यहां CO2 गई, अब CO2 यहां जाएगी तो एक्वस KOH क्या करेगा? इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये इसे एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर ये एनहाइड्रस थे, अब इनमें ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं, हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे वेट करेंगे, इसका हम तोलेंगे। तोलने के बाद हमारे पास आएगा इसका वजन। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि यहां पर कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ और इतना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। इससे हमें क्या निकल जाएगी? मात्रा। लेकिन कैलकुलेटिव वे में कैसे करेंगे हम, वो सुनिएगा। कैलकुलेटिव वे में जो करना है आपको वो सुनिए। क्या करना है आपको निकालने मास परसेंटेज या परसेंटेज, नॉट मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये निकालना है। अब सुनिएगा गाइस, जो यहां मैं आपको चीज बता रहा हूं वो आपको हर एलिमेंट के एनालिसिस के लिए ध्यान रखना है। क्या? जिस भी कंपाउंड के लिए पूछे, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कंपाउंड है, मैं उसमें कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा मास ऑफ कार्बन टू द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यहां पर लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इस चीज को समझिएगा। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है, कितना लिया है वो मास। मास ऑफ कार्बन ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे? ये सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला मेरे पास 1 मोल है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मैं ये बोल देता हूं कि कार्बन जो है 1 है। ऐसे समझिए, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है गाइस? 1। तो मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास इसके 10 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने? 10 मॉलिक्यूल हैं, तो उनमें कार्बन के एटम कितने होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम होगा। ऑब्वियस सी बात। अगर ये 10 होंगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होगा। सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय कैपिटल M। ये किसके लिए हो गया? CO2 के लिए।
यहां पर मास बाय कैपिटल एम किसके लिए, कार्बन के लिए। मुझे चाहिए मास ऑफ कार्बन, दोनों इक्वल हो गए ना नंबर ऑफ मोल। अगर ये नंबर ऑफ मोल दोनों इक्वल हैं तो मैं ये लिख सकता हूं m ऑफ CO2 अपॉन कैपिटल एम, यानी मोलर मास ऑफ CO2 बराबर मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन। तो यहां से मास ऑफ कार्बन क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन आएगा m ऑफ CO2 अपॉन m ऑफ CO2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। ये चीज, तो ये मास ऑफ कार्बन जो है वो ये चीज है, इसको यहां पुट अप करो। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, इनटू 100 कराना परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरीके से हर एलिमेंट का निकालोगे। हाइड्रोजन का पूछा, कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। वाटर में प्रेजेंट है तो क्या करोगे, यहां पर जैसे ये किया मैंने, तो यहां पर आ जाएगा m ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर ध्यान ये रखिएगा गाइस, क्या कि ये तो मैंने सिंपली ये कर दिया, लेकिन वाटर में जब मैं बात करूंगा, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल होंगे तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, तो 2 इंटू 10 करोगे आप, करोगे ना गाइस। यानी जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 2 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स किसके मिल जाएंगे गाइस, हाइड्रोजन के। सिंपल। तो यहां पर बस ये चेंज कर दीजिएगा कि ये मास ऑफ यानी कैपिटल MH जो लिखा है मैंने, मैं ये कर सकता हूं ना कि N ऑफ H2O जो है इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो मेरे को N ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। यही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो वाटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मोल H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम, तो N मोल ऑफ H2O में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहां पर ये जो H2O है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इस MH को यहां ट्रांसफर करना आप, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। ये है आपका कार्बन और हाइड्रोजन का एंड। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा गाइस, क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो ये बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास, यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसका द्रव्यमान इतना है। इसका जब दहन करवाया गया, कंबशन करवाया गया, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, ये इनके मासेस है। आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा गाइस, मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना। सबसे पहला टारगेट यही रहता है, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज पता है, सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा N ऑफ CO2 इक्वल्स टू N ऑफ कार्बन, और दूसरा N ऑफ वाटर इक्वल्स टू N ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये चीज सही लिखी है? कार्बन में देखूं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो एक कार्बन होता है गाइस, है ना, एक कार्बन है, तो ये चीज तो सही है। लेकिन वाटर में देखिए गाइस, वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी हाइड्रोजन के जब नंबर ऑफ मोल निकालूंगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके नंबर ऑफ मोल से, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तब ये सही होगा, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अगर चाहिए तो एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन होंगे उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा m ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन। यहां से मैं फाइंड आउट करूंगा गाइस मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन मेरे पास आएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो गया m ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय m ऑफ मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है। सिंपल सी गणित है। इस सिंपल सी गणित में आप लोग वैल्यू पुटअप कर दो, m ऑफ CO2, या अभी मत पुटअप करो, अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, यही तो फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये कर दो सिंपल। मास ऑफ कार्बन ये वाला वैल्यू, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.246, इस वैल्यू को पुट ऑन करो 0.246। मास ऑफ कार्बन में क्या लिखोगे, ये वाली चीज लिखोगे, इसे सॉल्व कर लो चाहो तो पहले ही। m ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कितना है 0.198,
इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास सबको पता है 12 होता है, अपॉन मास ऑफ CO2 सबको पता है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आता है, नीट का पेपर दे रहे हो इतना तो आता ही है। इसे सॉल्व करोगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे यहां पुट ऑन करोगे आप, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 21.9%। अब इसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करो, उस डाटा को यहां लिखो, मान लो एक्स वैल्यू आई इनटू 100 चल रहा है, इनको जो भी एक्स वैल्यू आई इसको इससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर 21 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। यही सेम कहानी यहां आपको शो करवानी है, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या, वही चीज सेम एग्जैक्टली सेम डिटो प्रोसीजर फॉलो अप करना है। जब आप लोग सेम प्रोसीजर फॉलो अप करोगे, मैं एक बार बता देता हूं, ये 2 लिखा, यहां पर आएगा मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2 इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अपने को चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू दी 2 इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इनटू मास ऑफ H2O। ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन, मास मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो MH अपॉन M ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, है ना। इस डाटा को यहां पुट ऑन करो, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा, इसको पुट ऑन करो, आपका 4.5 समथिंग आंसर आएगा, 4.5% आपका आंसर, ठीक है। तो ये थे गाइस इसके क्वेश्चन। आएंगे ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, इजी है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत इजी है। इसमें कोई मोल कंसेप्ट लग रहा है, सिंपल मोल कंसेप्ट लग रहा है, मोल कंसेप्ट लग रहा है, मोल कंसेप्ट लगने से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए गाइस, जो नेक्स्ट मेथड है वो है नाइट्रोजन का एनालिसिस करना। तो इसके लिए आपको 2 मेथड ध्यान रखना है, एक है ड्यूमास मेथड, एक है कैल्डोन मेथड, ठीक है। ड्यूमास मेथड और कैल्डोन मेथड के 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले हम ड्यूमास मेथड की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो मेन की पॉइंट्स है मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि डायग्राम आपके कभी काम नहीं आने वाला नीट में, तो ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ड्यूमास मेथड में होता क्या है, ड्यूमास मेथड में सिंपली हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटअप करते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी CuO के साथ, तब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये बंदे तीनों, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में, एंड नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, और कॉपर हमें सिंपली मिलता है। अब यहां पर ये तीनों चीजें हमें मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, ये आपको याद रखनी है गाइस। क्यों, कभी कभार क्वेश्चन में वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा सिंपली, तब आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले के थ्रू करना पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। कभी कभार एमसीक्यू में वो डिफरेंट रिएक्शन दे देगा और ये पूछ लेगा विच वन ऑफ द रिएक्शन इज सुटेबल फॉर ड्यूमास मेथड, निम्न में से कौन सी रिएक्शन अभिक्रिया ड्यूमास मेथड पर अप्लाई होगी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नीट कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, हमें बस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब होगा क्या, अब यहां से क्या रिलीज हुई इस मेथड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड N2। की पॉइंट्स क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है, इसे हम पास करते हैं इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, साइड में एक ट्यूब बनी हुई है ना, उसे बोलते हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब। उस ग्रेजुएटेड ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन गैस हमने यहां से पास की, तो CO2 और वाटर तो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO2 और वाटर कहां रह गए गाइस, एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन फिर भी ऊपर कौन गया, ऊपर गई नाइट्रोजन गैस। अब आप कहोगे हमने H2O गैसियस फॉर्म में लिखा है, तो बेटा जब ये यहां एब्जॉर्ब होगा, उसके साथ साथ जो वाटर वेपर्स बनती है वो तो रहती है ना ऊपर, तो यहां नाइट्रोजन और वाटर वेपर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, केवल नाइट्रोजन चाहिए। हमें नाइट्रोजन के बारे में कंसंट्रेट करना है सारा,
वाटर वेपर का नहीं करना। क्वेश्चन में आपको क्या देगा, वो प्रेशर देगा कि यहां पर प्रेशर कितना जनरेट हुआ नाइट्रोजन के लिए। तो आपको नाइट्रोजन के लिए प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना, H2O का एक्वस टेंशन दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में। H2O का क्या देगा, वो एक्वस टेंशन। यहां पर जो एक्वस टेंशन देगा उसको जो गिवन प्रेशर है उसमें से क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो नाइट्रोजन का प्रेशर, प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर यानी वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो गिवन प्रेशर में से माइनस कर दो, आपको प्योरली नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा। दिस, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि जब नाइट्रोजन का प्योरली प्रेशर चाहिए तो गिवन जो प्रेशर है ये गिवन रहेगा, ये गिवन प्रेशर रहेगा आपको क्वेश्चन में। अगर नाइट्रोजन का प्रेशर ही डायरेक्ट दे देता हो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ना दे तो जो भी गिवन प्रेशर हो उसमें से वाटर का एक्वस टेंशन आप माइनस कर दो, आपको नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप क्या, अब ये तो आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है गाइस। अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो वही पहले वाली चीज यहां अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए नाइट्रोजन का, वो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए। हम यहां अप्लाई करेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस कंसेप्ट। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके, नाइट्रोजन के। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपको दे रखा होगा क्योंकि ये कितना यहां मेजर, क्योंकि ये फ्लास्क है, ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, यहां पर नंबरिंग होती है जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहां नंबरिंग है तो उससे मेजर कर लिया जाता है कितना वॉल्यूम राइज हुआ है। वॉल्यूम आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर लिखा जाएगा। आर की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन है। ठीक है, अब सुनिएगा गाइस, ये जो यूनिट है एटीएम में, आपको प्रेशर जनरली वो आपको mmHg में देगा। अब mmHg में जब आपको प्रेशर दे दे, आपको उसे एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जो भी प्रेशर है फॉर एग्जांपल 10 mm दे रखा है तो उस 10 mm को आप डिवाइड कर दो 760 mm ऑफ Hg से, तो वो प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में। क्यों, क्योंकि 1 atm इज इक्वल्स टू दी 760 mm ऑफ Hg। ये मैंने लिखा है। तो ये जो चीजें लिख रहा हूं ना, की पॉइंट्स, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैं मास निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली इक्वल्स टू दी मास अपॉन मोलर मास। सिंपल। तो ये मैंने फॉर्मूला इस तरीके से चेंज कर दिया, मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो पीवीएम अपॉन आरटी। जो मोलर मास है मैंने यहां लिख दिया। अब ये मोलर मास किसका है, N2 का, नाइट्रोजन का। ये आ गया। अब वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाला हमने अभी पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सिंपल। ये चीज है इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अभी इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। फिर देखिए कैल्डॉन मेथड क्या कहता है। कैल्डॉन मेथड के लिए आप लोग डायग्राम देखिए। सबसे पहले ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है क्या, इस डायग्राम में दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है विच इज टर्म्ड एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। रिएक्शन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसके मीडियम में हम लोग हीट अप करेंगे तो ये सब्सटेंस चेंज हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। When it is changes into ammonium sulfate, then it is reacted with sodium hydroxide. Then the reaction will be sodium sulfate, ammonia and H2O. ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक डिस्टिलेशन और यहां से यहां तक डाइजेशन। ये दो फर्दर जो डायग्राम दिख रहे हैं, पहला डाइजेशन, सेकंड वन इज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो आपको अमोनिया मिली है उस अमोनिया को आपको लेना है और किसी भी एसिड से टाइट्रेट करवाना है, टाइट्रेशन करवानी है। उस अमोनिया को हम डिसॉल्व करवाएंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे किसमें, किसी एक पर्टिकुलर एसिड में जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम हमें पता हो पहले से। किसी भी नोन मोलरिटी और वॉल्यूम के एसिड में हम उसे डिसॉल्व कराएंगे। वो HCl भी हो सकता है, वो H2SO4 भी। जब वो रिएक्ट करेगा तब एक टाइट्रेशन रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कुछ इस टाइप से, ये भी की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। क्या, अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने HCl भी ले सकता था, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl, H2SO4, जो तुम्हारी इच्छा हो। अमोनिया इस एसिड से रिएक्शन करेगा, अमोनियम सल्फेट में चेंज होगा। याद रखने लायक चीज है
कि अमोनिया का 2 पार्ट और किसी भी एसिड का 1 पार्ट यहां आपस में टाइट्रेट होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, तब जाके अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। ये चीज याद रखनी कि इसके अमोनिया के 2 पार्ट होते हैं यहां और एसिड का 1 पार्ट होता है। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन जो चीज निकल के आती है क्या कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये आप लोगों ने टाइट्रेशन में कभी ना कभी किया होगा, है ना। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। अब सुनिए, वही परसेंटेज निकालना है हमें। काम क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हमारा काम सिर्फ इतना है। तो क्या? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब बात आती है मास ऑफ नाइट्रोजन कहां लाए? यहां तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर लिया हमने कंसेप्ट, यहां से आया यहां पर आपको देखो मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी का यूज करेंगे हम लोग। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो हम लोग वो यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है पता ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मेरे पास क्या आ सकता है? मास ऑफ नाइट्रोजन भी आ सकता है। ये 2 मेथड्स हैं गाइस, कैल्डोल मेथड एंड ड्यूमास मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो ये पूछ ले सिंपल कि ये दोनों मेथड किस एलिमेंट की एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना है इट इज फॉर नाइट्रोजन। ठीक है गाइस। अब इसके न्यूमेरिकल देखो। अब देखिए गाइस, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन ड्यूमास मेथड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, वो क्या बोल रहा है? ड्यूमास मेथड यूज करके हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मास है 0.3 ग्राम, जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था, प्रेशर जो था वो था 715 mm, वॉल्यूम 50 ml है, और जो वाटर रेडिएटेड ट्यूब में रह जाता है उसका जो वेपर प्रेशर यानी जो एक्वस टेंशन है वो कितना? 50 mm। नाइट्रोजन का परसेंटेज, सबसे पहले हमारा काम होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना, जो मैंने आपको बताया। जो भी प्रेशर गिवन हो उसको H2O के एक्वस टेंशन से माइनस कर दो। कितना है? 715 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 700 mm। ठीक है, सबसे पहले काम ये है। अब हम निकालेंगे क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी मैं ये बोल सकता हूं ये इक्वल होगा पीवी अपॉन आरटी के, लेकिन हमें चाहिए होता है मास ऑफ नाइट्रोजन। एन का मतलब मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास, यहां चला जाएगा, यही बताया था मैंने अभी फॉर्मूला, पीवीएन अपॉन आरटी। वैल्यूज पुट अप करो। प्रेशर का वैल्यू क्या है? हमें गिवन है प्रेशर 715 mm। ये यूज नहीं करना जो हमें निकाला है ये mm में है, मैंने बताया था। इसको हमें एटीएम में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन होता है, यही होता है R का वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ एटीएम में नहीं गिवन, mm में, तो इसको 760 से डिवाइड कर दो सबसे पहले, फिर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है गाइस? 50 ml है। ये देखो गाइस ml है, लीटर में चेंज करो क्योंकि R की यूनिट में लीटर आएगा, तो ये 1000 से डिवाइड कर दो इसको, सिंपल। फिर मोलर मास, अब किसका मोलर मास? नाइट्रोजन का। कितना होता है? 28 अपॉन कुछ है नहीं, अब बचा R और T। R की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है गाइस? यहां पर हमने देखा विच इज 300। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा मास ऑफ नाइट्रोजन। इसे जब मैंने सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.052 ग्राम। इट इज मास ऑफ N2। अब सुनिएगा गाइस, एक चीज बताता हूं। कभी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ना गिवन हो, कभी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ना गिवन हो, तब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला बताता हूं। वॉल्यूम एट एसटीपी यूज करते हैं हम। वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ठीक है, ये आपने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा हो, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहां पर जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाते हैं और वॉल्यूम एसटीपी का निकालना हो या ये गिवन ना हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बात की बात है, फिर जब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां आ गया, अब आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ N2 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड N2 100। मास ऑफ N2 का इस कितना है?
0.052 ग्राम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा 0.3 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 17.4%। ठीक है गाइस, ये था डिमास मेथड का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन कैल्डोल मेथड। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 0.5 ग्राम। इसकी कैल्डोल मेथड के थ्रू हमने यूज किया कैल्डोल मेथड। ड्यूरिंग द मेथड हमने जो H2SO4 लिया वो 10 ml लिया, 1 m मोलरिटी का H2SO4, जिसने न्यूट्रलाइज करवाया अमोनिया को, जिसने रिलीज होने वाली अमोनिया को क्या किया, न्यूट्रलाइज करवाया। अब मैंने बोला था एक की कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। वो की कॉन्सेप्ट क्या था गाइस? था कि 2 मोल अमोनिया के 1 मोल किसी भी एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। ये मेरे की पॉइंट कहा था, याद रखना है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर काम आएगा। सुनिएगा कि 10 ml H2SO4 का जिसकी मोलरिटी कितनी है, 1 m है, वो कितने को करता है, 2 पार्ट अमोनिया के। यानी ये जो चीज है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 ml 1 m H2SO4 जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब इक्वल करता है किसको, कितने पार्ट को, 1 m अमोनिया। लेकिन इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि यहां पर 2 पार्ट होता है। अगर इसका 10 ml है तो यहां पर कितना हो जाएगा गाइस, 20 ml सॉल्यूशन को जिसकी मोलरिटी क्या हो, 1 m। मैंने कहा था ना M1V1 = M2V2, ठीक है, वही चीज है। अब यहां से ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज। अब अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज गाइस आपको निकालना है तो आपको यहां तो PV = nRT यूज आ गया। वहां पर मैंने क्या बताया था, मोलरिटी यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी कितनी है गाइस, 1 m है। ठीक है, सिंपल। इसे मैं सॉल्व करूं, 1 m 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है यहाँ, 20 ml। ये ml है, 1000 का डिवाइड करोगे तो 1000 जाएगा ऊपर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आए, ये 20 इधर गया, 20 अपॉन में इट इज 1000। देखिए ये है नंबर। और मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा पूरा, क्योंकि बाद में सॉल्व करें। ये गाइस मैं देखो आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एमसीक्यू में आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप कर पाओगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, 1 मोल अमोनिया, या मैं बोलता हूं 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में, अगर 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है तो 10 मॉलिक्यूल हो मेरे पास अमोनिया, तो उसमें नाइट्रोजन कितने होंगे, 1 ही होगा। यानी अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमेशा नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। सीधी सी बात है ना, सिंपल बात है। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के, सिंपल। तो हमें क्या करना है, सॉरी ये N2 लिख दिया, N लिखना है मेरे को, है ना। अब मेरे को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मेरे को चाहिएगा मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गाइस आपको गिवन है, इसको तो हम लास्ट में यूज करते हैं, इनटू 100 करवाना है। अब आपको कैसे भी करके मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, ये फाइंड आउट करेंगे हम यहां से। देखिए कैसे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स गाइस यहां पे पुट अप करूंगा मैं, तो 20 अपॉन 1000, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, स्मॉल m बाय कैपिटल M। यहां स्मॉल m किसका चाहिए, नाइट्रोजन का, कैपिटल M किसका चाहिए, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है गाइस, नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहां पे जो 14 आएगा उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 इंटू 14 अपॉन 1000 इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन। आ गया, ये मास ऑफ नाइट्रोजन यहां पुटअप करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पुटअप करो, जो आंसर आएगा वो ये है आपका 56%। ठीक है गाइस, ये है ड्यूमास और कैल्डोल मेथड के न्यूमेरिकल इस टाइप से सॉल्व होंगे। कंसेप्ट ये याद रखना, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, लेकिन सबसे इजी तरीका, सबसे फास्ट कैलकुलेशन का तरीका यही है। अब देखिए गाइस, लास्ट मेथड है कैरियस मेथड। कैरियस मेथड सबसे पहली बात यूज किस लिए होता है। अभी तक आपने देखा ड्यूमास मेथड, कैल्डोल मेथड। ड्यूमास और कैल्डोल मेथड होता है नाइट्रोजन
की एनालिसिस के लिए। याद रखना कैरियस मेथड यूज होता है गाइस सिंपली किसके लिए, सल्फर और हैलोजन दोनों के लिए। फॉर हैलोजन एंड फॉर सल्फर कैरियस मेथड इज यूज। एमसीक्यू में पूछ ले तीनों मेथड ड्यूमास, कैल्डोल एंड कैरियस के विच मेथड इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर। तो आपको टिक करना है किसका, कैरियस। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो या तो इनके प्रोसीजर से बनेगा थ्योरेटिकल, या छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा जो इनकी कैलकुलेशन का तरीका होता है उनसे बनेगा। इन दोनों की कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट है ड्यूमास और कैल्डोल मेथड का, क्योंकि उसमें कंसेप्ट अलग लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम कैरियस मेथड पर। कैरियस मेथड होता क्या है गाइस, आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा, देखिएगा। कैरियस मेथड में एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसकी डाया 2 सेंटीमीटर, अंदर से जो डाया होता है ना, चौड़ाई बोलते हैं वो 2 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर। याद रखना एमसीक्यू में पूछ ले कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिलरी इन कैरियस मेथड, पूछ सकता है। तो 2 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। दूसरी चीज गाइस, यहां पर होगा क्या मेथड में, इन मेथड में दोनों ही तरीकों में अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हैलोजन का तरीका बताता हूं कैरियस मेथड में होगा क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे कैरियस ट्यूब के अंदर जिसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट होगा, है ना। इसको नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखकर गर्म किया जाएगा, इसको हीटअप किया जाएगा, है ना। नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ कैपिलरी ट्यूब में डालकर गर्म किया जाएगा। जब ट्यूब में डालकर गर्म किया जाएगा तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगी। जैसे ये रिलीज होगी, हमें पता है इसको तो हम केवेज के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सिल्वर हैलाइड बना है, यानी जो एक्स था हैलोजन वो हैलाइड में चेंज हो गया है, इसको हम फिल्टर करेंगे। ये पीपीटी की फॉर्म में फिल्टर होगा, इसको फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद इसको वे कर लेंगे। वे कर लेंगे तो हमें यहां से क्या आएगा, AgX यानी जो सिल्वर हैलाइड है उसका वजन आ जाएगा। अब उसका वजन आ गया, यानी यहां पर ये जो कंपाउंड इसका वजन आ गया, तो मैं ये बता सकता हूं इसमें हैलोजन की मात्रा कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। यही तो फाइंड आउट करना होता है, यही कैरियस मेथड है। अब इसका तरीका क्या है, आपको यहां पर सबसे पहले मोलर मास याद रखो। सिल्वर का मोलर मास 108 ग्राम होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ज्यादातर यही पूछा जाएगा हैलोजन ब्रोमीन या क्लोरीन। इनफैक्ट आयोडीन और क्लोरीन पूछ ले तब भी वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो भी याद रख लीजिएगा उनके मोलर मासेस। ठीक है, अब सुनिएगा, सिल्वर सल्फाइड के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने भी, मान लो मैंने बोला AgBr है मेरे पास या AgCl है, मैंने बोला 10 मोल है मेरे पास। अगर ये 10 मोल है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर एक मॉलिक्यूल में AgBr के एक मॉलिक्यूल में एक ब्रोमीन है तो 10 मॉलिक्यूल होंगे, तो ब्रोमीन कितने होंगे बेटा, उसमें एक ही तो होगा, सेम ही होगा। वही चीज यहां फॉलो अप करनी है, तो मैंने ये लिख दिया। वही पुराने कंसेप्ट चलेंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हैलोजन। सिंपल, यहां से आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या, मास ऑफ हैलोजन। मास ऑफ हैलोजन जैसे ही आ गया मेरे पास, आ गया इस तरीके से। अब मेरे को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हैलोजन, परसेंटेज मास ऑफ हैलोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्वेश्चन में दे रखा होगा इनटू 100। सिंपल, ये तो अब तो दिमाग में छुप क्या होगा, ये तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है। ठीक है, अब सल्फर का क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है उसको ट्रीट कराएंगे नाइट्रिक एसिड या सोडियम परऑक्साइड के साथ, इसे हीटअप किया जाएगा। तो जो सल्फर प्रेजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में। अब आपको यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं, सल्फर यहां ऑक्सीडाइज होता है, वो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन सल्फर एनालिसिस थ्रू कैरियस मेथड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। यहां पर पूछ ले कि हैलोजन इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सल्फाइड, सॉरी नॉट सल्फाइड, इट्स सिल्वर हैलाइड, यानी हैलाइड बनाता है। यहां पर ये
सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है इसको हम ट्रीट कराएंगे एक्वस बेरियम क्लोराइड से, जिससे हमारे पास बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनेगी। इस बेरियम सल्फेट की पीपीटी को फिल्टर और ड्राई करके इसका वेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा क्या, बेरियम सल्फेट का। फिर वही कार्यक्रम, इसमें अगर अमाउंट आ गया है तो इसमें सल्फर का परसेंटेज निकालना है। वही सेम तरीका है, बेरियम का मास है 137 ग्राम, तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 233 ग्राम। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर वही कंसेप्ट, बेरियम सल्फेट में एक सल्फर प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। सल्फर का मास परसेंटेज निकालना है तो वही मास ऑफ सल्फर टू द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, सॉरी गोविंदा वाला गलत हो रहा है। तो अब सुनिएगा क्या है, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, रिपीट, मास ऑफ सल्फर यानी जिस सब्सटेंस का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास, टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100। ठीक है, तो ये थे गाइस कैरियस मेथड। लास्ट एक और बचता है, उसका कोई मेथड नहीं है, मतलब नाम नहीं है मेथड का, वो है फास्फोरस का क्वांटिटेटिव। फास्फोरस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है वो देखिएगा। फास्फोरस यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट होगा उसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाएगा, हीटअप करा जाएगा, तो जो फास्फोरस है वो फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये चीज सुनिएगा ध्यान से, अगर एमसीक्यू बनेगा तो वो ये पूछेगा कि फास्फोरस के एनालिसिस में जो फास्फोरस है वो किसमें कन्वर्ट होता है या किसमें ऑक्सीडाइज होता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि HNO3 क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां से ये जो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, इसके बाद इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है, इस फॉस्फोरिक एसिड को अमोनिया और अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट आपने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होता है वो वहां से देख लीजिएगा। अमोनिया और मॉलिब्डेट के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है। जब ट्रीट करवाया जाता है तो एक पीपीटी बनती है, बस वो याद रखना नाम, अमोनियम फॉस्फेटो मॉलिब्डेट। किसकी पीपीटी बनती है, अमोनियम फॉस्फेटो मॉलिब्डेट की पीपीटी बनती है, जिसका फॉर्मूला ये है। इसका मोलर मास याद रखिएगा 1877 ग्राम। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा ना गाइस, क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये कंपाउंड याद रखना पड़ता है अपने को, तो इसका मोलर मास भी याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मोलर मास तो आप लोग इसको रट लीजिए, इसका मोलर मास कितना होता है 1877 ग्राम, सिंपल है ना। अगर फॉस्फोरिक एसिड को ये ना करके मैं दूसरा तरीका यूज करूं, दूसरा तरीका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशिया से करवा दें, तो यहां पर MgNH4 फॉस्फेट ये कंपाउंड बनेगा, इसकी पीपीटी बनेगी, इसको हीट किया जाएगा तब ये Mg P2O7 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका मोलर मास याद रखना 222 ग्राम। अब क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है या ये दे सकता है, इन दोनों के मोलर मासेस याद होंगे तभी आप लोग कर पाओगे। जैसे अभी हमने पहले किया, बेरियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स हम इक्वलाइज कर रहे थे बेटा, है ना, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। यहां पर देख लीजिए, हम फास्फोरस के निकालना है, तो यहां पर फास्फोरस कितना, 1, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसे शॉर्ट में मैं x बोल दूं, x के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो फास्फोरस के नंबर ऑफ मोल्स के, अगर ये कंपाउंड ले रहे हो तो, या क्वेश्चन में आ रहा है तो, अगर ये कंपाउंड आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा Mg, क्योंकि यहां देखो फास्फोरस कितने हैं, 2, अगर ये 2 आ गए, अगर मैंने बोल दी ये x है कि x के नंबर ऑफ मोल्स का मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे को किसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, फास्फोरस के। ये चीज याद रखनी है, ये वाली चीज इसमें लागू होगी, ये वाली चीज इसमें लागू होगी। ठीक है गाइस, फिर परसेंटेज ऑफ फास्फोरस ये निकालना है, तो ये आपको आता ही है, सिंपल सा तरीका है जो हमने प्रोसीजर फॉलो किए वही। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं PYQs भी हैं कुछ, और कुछ वो क्वेश्चन है जो आप मेरे को लगता है कि आ सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने खुद ने बना करके दिए। ठीक है गाइस, धन्यवाद, थैंक यू।